आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूरिया साइकिल। जैसे आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, इसी तरह प्रोटीन के अंदर यूरिया साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये अपने फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस टॉपिक को समझना ना सिर्फ आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड है, बल्कि आपको आपकी जर्नली भी आप लोगों की लाइफ में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स नजर आएंगे अपने इर्द गिर्द कि जिनके यूरिया साइकिल के अंदर प्रॉब्लम होगा और जिसकी वजह से जो कंडीशंस पैदा होंगी वो कंडीशंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल को समझने के बाद। यूरिया साइकिल कनेक्टेड है आप लोगों के पिछले टॉपिक के साथ, जिसमें कि हम लोगों ने एमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म पढ़ी थी। उस एमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म में हम लोगों ने देखा था कि लास्ट में हमारे पास एमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था। एमोनिया NH3 कैसे प्रोड्यूस हो रहा था? अगर आप लोगों को लास्ट टॉपिक याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, और इस दौरान में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल आता है और एक NH3 प्रोड्यूस होता है, एमोनिया। फिर ये एमोनिया आगे जाके एमोनियम में कन्वर्ट होता है और ये एमोनियम आगे जाके यूरिया साइकिल में जाता है। तो आज हम लोग यहां से स्टार्ट लेंगे कि ये एमोनियम जब यूरिया साइकिल में जाएगा तो यूरिया कैसे बनाएगा। जो आप लोगों के किडनी के अंदर यूरिन रोजाना बनता है ना, वो असल में इसकी कंटिन्यूएशन है कि जो एमोनियम यहां पर यूज हो रहा है, जो यहां पर बन रहा है, वो यूरिया साइकिल में कैसे इंटर होकर हमें एट द एंड यूरिया देगा और वो यूरिया फिर किडनी वॉश करके हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूरिया साइकिल। गौर से देखें, हर एक स्टेप को बहुत ज्यादा तवज्जो से सुने। यूरिया साइकिल कहां हो रहा है? यूरिया साइकिल हो रहा है लिवर के अंदर। कहां हो रहा है? लिवर के अंदर। तो मैं यहां पर बना लेता हूं एक अदद लिवर, यानी लिवर के अंदर जो सेल्स होते हैं हम उनको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। तो सेल के अंदर एक पोर्शन साइटोसोल का होता है और साइटोसोल के अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आधा रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और आधा साइटोसोल में होगा। यानी लिवर के हेपेटोसाइट्स के अंदर जो साइटोसोल है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स हमारे पास हेपेटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो सारे का सारा जो रिएक्शन है वो किसी एक ऑर्गेनेल में नहीं हो सकता। आधा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, आधा साइटोसोल में होगा। स्टार्ट कहां से होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। तो हेपेटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया को अब देखते हैं हम लोग। ओके, मेरे साथ साथ चलिए। यूं समझिए कि ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है
और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां से है? हेपेटोसाइट का माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, ये बनने के दौरान जो एमोनियम पैदा होगा वो एमोनियम इसमें दाखिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या दाखिल होता है? एमोनियम। इस एमोनियम के साथ एक दूसरी चीज मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज है एमोनियम, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इसमें आती है किस फॉर्म में? HCO3 माइनस की फॉर्म में आती है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में आती है। तो बस इतनी बात याद रख लें कि जब एमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड आप इसमें मिलेंगे और एक एटीपी आएगा। क्या आएगा? एटीपी। और इस एटीपी के साथ एक अदद लगा हुआ है मैग्नीशियम भी, यानी एक एटीपी आएगा और ये बनाएगा एडीपी प्लस पीआई। तो एमोनियम का NH4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और एटीपी का एक फास्फेट आपस में मिलके जो चीज बनाएंगे वो ये होगी। देखो, NH2 C डबल बॉन्ड O और फिर इसके साथ लग जाता है PO3। ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? कार्बोमाइल फॉस्फेट। इसका क्या नाम है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। दोबारा से देख लें, जब हेपेटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में एमोनियम दाखिल होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दूसरी तरफ से HCO3 आया और CO2 की फॉर्म में NH4 के साथ रिएक्शन किया इसने। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ATP आया, ADP और PI बना और इसने अपना एक फास्फेट इन दोनों के साथ मिला के जो कंपाउंड बनाया। आप सिर्फ कंपाउंड का नाम याद रखें, कार्बोमाइल फॉस्फेट। बताया इसलिए आप लोगों को ये तीन चीजें कि एमोनियम से NH2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से CO आता है और ATP से PO3 आता है। जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को, क्या आप लोगों को पता लगे कि कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया में NH4 CO2 ATP मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया। समझ आ गई इधर तक? कार्बोमाइल फॉस्फेट बनना और यूरिया साइकिल शुरू होना। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर मिटाता हूं। यहां पर देखें, मैं दोबारा से यहां पर लिख रहा हूं NH4 प्लस CO2। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ATP और ये बनाएंगे ADP, तो इससे जो चीज बनेगी, जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम होगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। क्या नाम है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। आप लोगों ने समझ लिया कि ये कार्बोमाइल फॉस्फेट की शक्ल क्या है। इसके दौरान में जो एंजाइम यूज होगा
इसको बोलते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। कौन सा एंजाइम आया? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। बन गया? मुश्किल तो नहीं है ना? ये कार्बामाइल फॉस्फेट जो जब बनेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एक रिएक्शन होता है और उसमें दाखिल होता है क्या? ऑर्निथिन। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। क्या है? एल ऑर्निथिन। ये ऑर्निथिन और ये कार्बामाइल फॉस्फेट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे एल सिट्रुलिन। क्या बनाएंगे? एल सिट्रुलिन। ये अभी तक हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में ही है। अच्छा, ये समझो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है। अच्छा, अभी तक ये मैंने एक जर्नल लाइन ड्रॉ कर ली है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनने वाला कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन फॉस्फेट के साथ मिलकर रिएक्ट करता है दोनों, और जो प्रोडक्ट बनाते हैं इस प्रोडक्ट का नाम है एल सिट्रुलिन। इसमें जो एंजाइम यूज होता है इसका नाम है ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफेरेज। क्या नाम है? ऑर्निथिन। ये वाला ऑर्निथिन आ गया, ऑर्निथिन। इधर से कार्बामाइल आ गया, कार्बामाइल, और ट्रांसफर हो गए ना तो ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट। जब ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मजीद आगे नहीं जा सकता, ये साइटोसोल के अंदर चला जाता है। अब हम कहां पर आ गए हैं? साइटोसोल में। तो ये कहां चला जाता है? साइटोसोल के अंदर। अब जो मैं रेड से ड्रा करूंगा लाइन, वो सारे का सारा रिएक्शन साइटोसोल में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल आया, माइटोकॉन्ड्रियल वॉल को क्रॉस किया इसने। ये सिट्रुलिन जब क्रॉस करता है तो ये बनाता है आगे जाके आर्जिनिनोसक्सिनेट। क्या बनाएगा? आर्जिनिनोसक्सिनेट। आर्जिनिनोसक्सिनेट। आर्जिनिनोसक्सिनेट क्या है? आर्जिनिनोसक्सिनेट बनता है किस एंजाइम से? आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में। कौन सा एंजाइम आएगा? आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज। ये एंजाइम मौजूद है कहां पर? साइटोसोल में। क्यों बाहर निकला? क्योंकि ये अंदर आर्जिनिनोसक्सिनेट नहीं बना सकता था। इसे निकलने के लिए बाहर इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि साइटोसोल में ये वाला एंजाइम मौजूद है। तो ये बाहर निकलता है और ये बनाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम। इस दौरान में भी हमारे पास एक एटीपी यूज होगा और ये देगा हमें एएमपी। यहां पर देखें, मैं यहां पर ये कर देता हूं। एक एटीपी यूज हुआ, वही मैग्नीशियम एटीपी यूज हुआ और ये बन गया मैग्नीशियम एएमपी प्लस 2पीआई। क्योंकि एएमपी बन रहा है तो 2पीआई इसमें से निकल जाएंगे। और इस दौरान में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखें। इस स्टेप में जब सिट्रुलिन आर्जिनिनोसक्सिनेट बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज, जिसमें कि एक एटीपी यूज हो रहा है,
यहां पर बाहर से आकर एक और चीज भी इसमें दाखिल होती है इसी रिएक्शन में, इन दोनों में। वो क्या है? वो है एस्पार्टेट। क्या है? एस्पार्टेट। ये बाहर से दाखिल होता है, सही है? यानी सिट्रोलिन से आर्जिनोसैक्सिनेट बना, बाहर से क्या दाखिल हुआ? एस्पार्टेट, जिसकी वजह से ये आर्जिनिनोसैक्सिनेट बना। एंजाइम ये है, एटीपी ये यूज हुआ, एएमपी बन गया। अब आर्जिनिनोसैक्सिनेट नेक्स्ट स्टेप में जाएगा और ये बनाएगा एल आर्जिनिन। बस खत्म, बस खत्म। क्या बनेगा? एल आर्जिनिन। बस खत्म। अच्छा, एल आर्जिनिन जब ये बनेगा तो इस दौरान में जो एंजाइम यूज होता है, इस एंजाइम को कहते हैं आर्जिनिनोसैक्सिनेट लाइएज। क्या बोलते हैं? आर्जिनिनोसैक्सिनेट लाइएज, तोड़ने वाला। एंजाइम के नाम याद रखना बहुत आसान है, वही प्रोडक्ट को आगे एंजाइम बना दो। आर्जिनिनोसैक्सिनेट लाइएज, लाइएज मीन तोड़ने वाला, लाइसिस करने वाला। तो इसने इसकी लाइसिस की, आर्जिनिन रह गया। जब टूटा तो सक्सिनेट निकल गया, सिर्फ आर्जिनिन रह गया। तो इस दौरान में चूंकि ये टूटा ना, सक्सिनेट कहां गया? सक्सिनेट बन गया फ्यूमरेट। क्या बन गया? तो इस दौरान में जो चीज रिलीज होती है उसका नाम है फ्यूमरेट। यानी आर्जिनिनोसैक्सिनेट जब एल आर्जिनिन बना तो इसने क्या बनाया? एल आर्जिनिन, और साथ में रिलीज किया इसने साइटोसोल में फ्यूमरेट। नीचे देख लें, यानी इस स्टेप में सक्सिनेट बनाने की खातिर एस्पार्टेट अंदर घुसा था, इसमें फ्यूमरेट बाहर निकल आया। फिर यही आर्जिनिन जो है, ये आर्जिनिन दोबारा इसको क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ घुस रहा है, आर्जिनिन से ऑर्निथिन बना रहा है। ठीक है, ये ऑर्निथिन कैसे बनता है? इस ऑर्निथिन बनने को हम लोग आर्जिनेज एंजाइम कहते हैं, आर्जिनेज। और इस दौरान में क्या होता है? एक अदद वाटर दाखिल होगा, एक अदद वाटर दाखिल होता है H2O, और निकलता क्या है? निकलती बड़ी मजे की चीज है, यूरिया। ये हमें चाहिए, समझ आई? तो ये आर्जिनिन जब ऑर्निथिन बनता है तो ऑर्निथिन यहां पर बनने के बाद फौरन माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो जाता है। तो ये वही वाला ऑर्निथिन है जो कि इधर यूज हुआ था, कार्बोमाइल फास्फेट के साथ मिला था। और वो ऑर्निथिन बन कहां से रहा था? एल आर्जिनिन से। एल आर्जिनिन आर्जिनेज एंजाइम की मौजूदगी में वाटर की प्रेजेंस में यूरिया बनाता है और साथ में ऑर्निथिन बनाता है, और यही ऑर्निथिन दोबारा जाके कार्बोमाइल फास्फेट के साथ मिलकर सिट्रोलिन बनाता है। सिट्रोलिन आर्जिनिनोसैक्सिनेट, आर्जिनिनोसैक्सिनेट आर्जिनिन, और फिर यही आर्जिनिन ऑर्निथिन बनाएगा। ठीक है, अरियादे साहब इसकी पिक्चर। तो ये सारे का सारा जो साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल था, जो कि आप लोगों ने देखा कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और ये क्या बना? कार्बोमाइल फास्फेट बना। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज 1, जब ये ऑर्निथिन के साथ मिला तो इसने सिट्रोलिन बनाया। सिट्रोलिन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकला, आर्जिनिनोसैक्सिनेट के साथ इसने आर्जिनिनोसैक्सिनेट बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। फिर इसने एस्पार्टेट की मौजूदगी में बनाया था। जब आर्जिनिनोसैक्सिनेट आर्जिनिन बनता है, ये रिलीज करता है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट रिलीज होने के बाद आर्जिनिन बनेगा। आर्जिनिन आर्जिनेज एंजाइम की मौजूदगी में ऑर्निथिन बनेगा, और यही ऑर्निथिन साइटोसोल को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब बना क्या चीज? यूरिया। यही तो हमें चाहिए था।
क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूरिया साइकिल। अब यूरिया को मैं आगे लेकर जाता हूं, इधर एक पॉइंट समझे। यूरिया को तो हम लोग देखते हैं कि ये कहां जाएगा ना, ये देखें, ये जो एस्पार्टेट यहां पर आ रहा है, ये हमारे पास कहां से आ रहा है, ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल से आता है, और क्रेब्स साइकिल से आने के बाद जब इसमें जाता है और ये फ्यूमरेट जो बन रहा है, ये फ्यूमरेट दोबारा टीसीए में जाता है, और टीसीए के बाद ये एस्पार्टेट बनाता है। यानी यहां से जो निकलने वाला फ्यूमरेट है वो ऑटोमेटिकली टीसीए में दाखिल होके इधर एस्पार्टेट प्रोवाइड करता है। यानी ये एक साइकिल के अंदर साइकिल है, यानी जो फ्यूमरेट प्रोड्यूस हुआ वो ही टीसीए से गुजरता हुआ एस्पार्टेट बना रहा है। यानी इधर यूज होने वाली चीजें यहीं से बन के यहीं पर दाखिल हो रही हैं। तो इस वजह से हम इसको यूरिया बायसाइकिल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायसाइकिल। ये एक दो साइकिलें बन रही हैं, यानी एक तरफ यूरिया साइकिल चल रहा है, दूसरी तरफ क्रेब साइकिल चल रहा है। तो इसको हम लोग क्रेब बायसाइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स बायसाइकिल। ये हमारे पास एक बायसाइकिल बन गई है, यानी यहां से जो यूरिया साइकिल चल रहा था, इसमें से निकलने वाली चीजें टीसीए में दाखिल होकर दोबारा एस्पार्टेट देती हैं। तो ये दोनों के दोनों साइकिल कनेक्टेड हो गए ना, इस वजह से हम इसे बोलते हैं क्रेब्स बायसाइकिल। समझ आइए बात की। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि यूरिया कहां जाता है। ये यूरिया वाटर सॉल्युबल है। ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से हेपेटिक पोर्टल वेन से निकलकर किडनी की तरफ चला जाता है, और किडनी इसको आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है। अब अगर एक पेशेंट है कि जिसको किडनी फेलियर हो गया है, या जिसकी किडनीज ने काम करना छोड़ दिया है, या जिस बंदे का यूरिया साइकिल में मसला आ गया है, तो उसका क्या होता है, उसके ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन होता है। हम लोग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करते हैं, उसको हम लोग बन टेस्ट बोलते हैं, यूरिया देखा जाता है। तो जब हम लोग किसी बंदे का किडनी का फंक्शन चेक करना चाहें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका ब्लड का सैंपल लेकर उसके अंदर यूरिया का कंटेंट देखते हैं। अगर यूरिया ज्यादा है उसके ब्लड में, इसका मतलब है कि ब्लड से वो किडनी में नहीं जा रहा, और किडनी उसको फिल्टर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो बंदा इंडिकेट करता है कि इस बंदे के किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो गया। समझ आइए। तो इसको यूरिया को ब्लड के जरिए किडनी में जाना होता है, और ब्लड में यूरिया की एक खास मिकदार है, अगर उसको क्रॉस कर जाए तो इट मींस के ही इज अ किडनी पेशेंट, इसके किडनी सही काम नहीं कर रहे। एक बंदा है कि जिसके बॉडी के अंदर एमोनियम जो है वो ज्यादा हो रही है, ब्लड एमोनिया जो है तो वो ज्यादा हो रही है। इस पेशेंट को बोलते हैं हाइपर एमोनीमिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस क्लिनिकल कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हाइपर एमोनीमिया। हाइपर एमोनीमिया क्या चीज होती है कि किसी के ब्लड के अंदर एमोनिया की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ये वाली हाइपर एमोनीमिया असल में कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज की गैर मौजूदगी का नाम है। जिसके ब्लड के अंदर, जिसकी बॉडी के अंदर कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज ना बन रहा हो, इट मींस कि ये एमोनिया आगे कार्बामाइल फास्फेट ही नहीं बन रहा, तो उसके ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, ज्यादा मिकदार होने शुरू हो जाती है एमोनिया की। तो इस पेशेंट को हम लोग कैसे देखते हैं, इस कंडीशन में दो किस्म की चीजें आती हैं। एक को कहते हैं एस्फेक्सिया, और दूसरी है सेरेब्रल एडिमा। एस्फेक्सिया बॉडी के अंदर ब्लड में ज्यादा एमोनिया की रेशो
ऐसे बंदे को कैसे पहचाना जाता है? ऐसे पेशेंट को कहा जाता है कि आप अपने हाथ को टेबल के ऊपर इस तरह से 90 डिग्री में खड़ा करें। तो ये थोड़ी देर के बाद लरजना शुरू हो जाता है और ये अपने हाथ को इस तरह बरकरार नहीं रख पाता। इस कंडीशन को कि जिसमें एक पेशेंट अपने हाथ को 90 डिग्री पे न रख सके सीधा, ये एस्ट्रेक्सिया कहलाता है एंड इट इंडिकेट्स कि इसकी बॉडी के अंदर हाइपर एमोनीमिया है। समझ आई? एस्ट्रेक्सिया। सेरेब्रल एडिमा कहते हैं दिमाग के अंदर दिमाग के सेल्स में पानी भर जाना, जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा क्यों होता है कि जब ब्रेन के अंदर, ये जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। क्या होते हैं? ये जो ब्रेन है इसके अंदर एस्ट्रोसाइट्स हैं। ये एस्ट्रोसाइट्स जब यहां पर एमोनियम कंसंट्रेशन ज्यादा होने शुरू हो जाती है, तो याद रखें एमोनिया ब्लड पानी के अंदर डिजॉल्व होता है। तो जो ब्लड के अंदर अगर पानी की मिकदार ज्यादा है तो ये ब्लड में ब्रेन में जाता है जब पानी, तो यहाँ पर ये जो एमोनिया है ये इसके साथ बाइंड होकर ब्लड के ब्रेन के अंदर एकमलेट होने शुरू हो जाता है और ये पानी को एब्जॉर्ब करने शुरू कर देता है, क्योंकि एमोनिया पानी को एब्जॉर्ब करके हल होता है उसमें। तो इस वजह से जो कंडीशन पैदा होती है इसको कहते हैं सेरेब्रल एडिमा, यानी उसके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। बहुत खतरनाक कंडीशन है। तो एमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। इसको इस एमोनिया को यूरिया साइकिल में जाकर यूरिया बनाना है और ये यूरिया आपके यूरिन में दाखिल होकर आपके बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। अगर ये एमोनिया से यूरिया साइकिल ना हो तो किडनी फेल्योर, किडनी नहीं काम कर रही। और अगर ये एमोनिया इस एंजाइम की गैर मौजूदगी में आगे नहीं जा रहा तो एस्ट्रेक्सिया एंड सेरेब्रल एडिमा लीडिंग टू डेथ। समझ आई? तो यूरिया साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये हमारी बॉडी की मुख्तलिफ किस्म की क्लिनिकल कंडीशंस को अपने साथ लेकर चल रहा है। अगर किसी का सवाल है तो कीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आगे मजीद नहीं जाऊंगा। ठीक है? आज हम लोगों ने जो चीज पढ़ी इसी को ही आप लोगों ने सही तरीके से करना है। मैं आप लोगों को ये साइकिल मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है, इसकी मैं आप लोगों को एक साफ सा इमेज आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये जो चीज मैंने ड्रॉ की वो इसके अंदर मौजूद है। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूरिया साइकिल से रिलेटेड। अगर किसी का यूरिया साइकिल से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू।